संयुक्त कृषि भवन में जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला औरंगाबाद के द्वारा विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किसानों के बीच किया गया। यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी प्रखंडों में आयोजित किया गया एवं किसानों को इसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य देखें तो दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया और साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या के वजह से हम देखें तो आज हमारा जो कृषि योग्य जोत है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हमारी जो जनसंख्या है वह बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अन्न का उत्पादन करना एक बहुत बड़ा चुनौती होते जा रहा है और ऐसे समय में हम बात लोगों को खास करके मिट्टी के बारे में जागरूक करना कि आज के समय में जो अंधाधुंध बिना मिट्टी के जांच किए हुए रासायनिक खादों का उर्वरक का जो प्रयोग किया जा रहा है इससे हमारे मिट्टी के उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो एक तरफ हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो जो हमारा कृषि योग्य जो भूमि है जोत है उसकी जो है कम होते जा रहा है। तो ऐसे में उत्पादन को बढ़ाना और सभी के लिए भोजन के लिए अनाज का उत्पादन कर पाना एक बहुत बड़ा चुनौती होते जा रहा है। तो इसको देखते हुए खास करके विशेष ये तकनीकी सत्र के साथ साथ सभी इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे जो इस प्रकार से है। कृषि समन्वयक मिट्टी जांच प्रयोगशाला औरंगाबाद में प्रयुक्त हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नमन करते हुए साथ ही साथ भारत के राष्ट्रीय धर्मग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करता हूँ। आज दिनांक 5/12/2024 दिन बृहस्पतिवार को संयुक्त कृषि भवन औरंगाबाद के हॉल में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला औरंगाबाद के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस आयोजित कार्यक्रम में मंचासी सभी पदाधिकारी को साथ ही साथ औरंगाबाद प्रखंड के विभिन्न पंचायत से आए हुए हमारे किसान भाई, पंचायत समिति सदस्य जी, मैं सभी को अपनी ओर से मिट्टी जांच प्रयोगशाला औरंगाबाद की ओर से सभी को अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब कार्यक्रम को जी सर आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले शुरू हो गया। हम लोगों के बीच मंच पर पदाधिकारी लोगों का मैं स्वागत पौधा देकर करना चाहूंगा। इस क्रम में सबसे पहले सहायक निर्देशक उद्यान को पौधा देकर और तरह तरह की जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है, खाद्यान्न के साथ साथ हम लोग को रहने की भी आवश्यकता है। तो जो मृदा का मुख्य पार्ट है वो धीरे धीरे हम लोग खोते जा रहे हैं। उसका आवास, ट्रांसपोर्ट और तरह तरह के उपयोग में लाते जा रहे हैं और मिट्टी को हम ढकते जा रहे हैं कंक्रीट से धीरे धीरे। तो इस तरह से हमारी जो उपयोगी मृदा है वो धीरे धीरे कम एरिया जो है कम होते जा रहा है और इसी में हम सबको जीना है, रहना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसी में सर्वाइव करना है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मृदा के बारे में जो मिट्टी है
जैसे हम कहीं बाहर से मिट्टी उठा के देखते हैं तो मिट्टी एक तरह से अगर हम उसमें फसल उगा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो सजीव है, उसको हम सजीव में काउंट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उसमें जीव नहीं होगा, माइक्रोब्स नहीं होगा, तो हमारे जो टॉपिक इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो उसमें माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं के कारण से हम खेती कर पाते हैं, उत्पादन ले पाते हैं और मिट्टी में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं उनको फसल जो है ग्रहण कर पाते हैं। ना वो है तो हम तो नहीं बोलाए थे जैसे चिन्हते हैं। अभी हम लोग विभागीय रूप से कहें, वैज्ञानिक रूप से कहें, तो आप सभी को मुख्य रूप से उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का रिकमेंडेशन बता दिया जाता है। जैसे अभी सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसमें आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और तरह तरह का उर्वरक जो कि सभी रासायनिक है, उनका रिकमेंडेशन आपको मिलेगा। तो हमें लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है और आवश्यकता को सुधार करते हुए अगर हम जैविक तौर पे केवल केमिकल रिकमेंडेशन है क्या सर? तो इसमें जो है केमिकल रिकमेंडेशन तो मिल जाता है किसानों को हम सबके बीच में, लेकिन ज़रूरत है कि आप जानकारी रखें। केमिकल का प्रयोग हम तभी करें, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट है, कीट रोग ये सब लगता है फसल में, उसमें भी यह बताया जाता है कि केमिकल लास्ट में होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। उससे पहले हम तरह तरह के उपाय करें जिसमें केमिकल का प्रयोग ना हो और हम रोग से छुटकारा पा लें। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, प्रयास करते हैं होम्योपैथ में दिखा लें ताकि हमारा कोई साइड इफेक्ट ना हो अंग्रेजी दवा का, कोशिश करते हैं आयुर्वेद में दिखवा लें और कोशिश करते हैं कि बिना दिखाए भी ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन केमिकल यानी एलोपैथ में बहुत लास्ट ऑप्शन हम लोग को रखना चाहिए। उसी तरह इसमें भी है, मृदा में रासायनिक उर्वरक को लास्ट ऑप्शन के रूप में रखना चाहिए। कीटनाशी का प्रयोग भी करते हैं हम लोग, उसको केमिकल जो कीटनाशी होता है रासायनिक, उसका भी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो यही है कि पहले हम जैविक में जैसे हम हरी खाद लगा लें अपने खेतों में, या फिर गोबर की खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। इस तरह का करके अगर हम सस्टेन कर सकते हैं, धीरे धीरे हम रासायनिक उर्वरक को कम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी पहल होगी। क्योंकि हम इतना उर्वरक के ऊपर आ चुके हैं, निर्भर हो चुके हैं कि एकाएक उसको बंद नहीं कर सकते। अब ऑप्शन यही बचता है कि धीरे धीरे उसकी मात्रा को हम घटाएं। तो उसकी मात्रा को अगर घटाते हैं तो हमको जैविक स्रोत में जाना होगा। जैविक स्रोत से प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व हैं उनके प्रयोग करने होंगे। तो मृदा का जो है स्वास्थ्य बचेगा, तभी हम लोग का स्वास्थ्य बचेगा, हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि वहीं से सब कुछ आ रहा है, खाना, पानी, हवा, सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो जो स्रोत है हमारा, उसी में जो मिट्टी जांच से संबंधित कुछ और तकनीकी जानकारी है कि हम अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे बचा के आगे के लिए रख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। और जैसा कि हमारे जिला उद्यान पदाधिकारी ने आपको बताया कि जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उसको आप अमल करें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक है, जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसानों के माध्यम से ही होना है। हम आपको बताएंगे और जब आप करेंगे नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं जिससे कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो हम जांच करते हैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो पीएच होता है सॉइल का। जिन बंधुओं को कार्ड मिला देख सकते हैं, पहला पैरामीटर को पीएच लिखा हुआ है। पीएच हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य का इंडिकेटर है। जैसे हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हाथ पकड़ के नस पकड़ के देखता है ना कि क्या बीमारी हो सकता है, वैसे ही पीएच आपका स्वास्थ्य का मेन इंडिकेटर है। यदि आपके मिट्टी का पीएच 6.5 to 7.5 के बीच में है तो आपका खेत का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। यदि 6.5 से नीचे है या 7.5 से ऊपर है तो आपका मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उसको उपचार का जरूरत है। उपचार में बताया गया है कि यदि 6.5 से नीचे हो तो आपको खेतों में चूना का व्यवहार करना है।
और यदि 7.5 से ऊपर हो तो आपको खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना है या सल्फर कंटेनिंग जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग करना है। तो अभी तक जो जांच का एक एवरेज वैल्यू है उसमें अभी औरंगाबाद जिले में जो पीएच का जो मानदंड है वो हमारा ठीक है। हमारे खेतों का जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा मतलब अल्कलाइन क्षेत्र में गया है, 7.5 से कहीं कहीं पे ऊपर है, ज़्यादा जगहों पे नहीं है। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है, कब होगा? यदि हमारा पीएच 8.5 या उससे ऊपर जाने लगे तो आपको उस हालत में किसी भी तरह से जिप्सम का प्रयोग करना ही होगा। एसिडिक सॉइल का यहाँ पे डिटेक्शन अभी नहीं है, तो इस मामले में हमारा विभाग रहेगा कि आप हर 3 साल में इसका मिट्टी का जांच कराना है, सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि हमारे कार्यक्रम के तहत आपके खेतों से मिट्टी लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी अपने खेतों से मिट्टी लेके लैब को देंगे तो जांच करके आपको दिया जाएगा। मिट्टी लेने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, उसको आप हमारे किसान सलाहकार समन्वयक ATM BPM से पूछ सकते हैं। पढ़े लिखे जो युवा किसान हैं वो मोबाइल से भी यूट्यूब पर डालिएगा कि मिट्टी का नमूना कैसे ले तो पूरा डिटेल में बता देगा। यदि और जानकारी चाहिए तो लैब में भी आके आप ले सकते हैं। पहला तो पीएच का हो गया जो यहाँ चिंताजनक नहीं है। दूसरा हम आते हैं, जैसे कि अभी वैज्ञानिक जी बता रहे थे हमारे अनूप सर कि हम लोग मिट्टी में क्या 2 से 3 तरह का ही पोषक तत्व डालते हैं, लेकिन पौधों को क्या 17 तरह का पोषक तत्व चाहिए। और जो पौधा अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है उसमें सारे पोषक तत्व हैं, तो हम लोग को बाकी के पोषक तत्व पौधा कहाँ से ले रहा है? मिट्टी से ले रहा है, और वो मिट्टी से तभी लेगा जब रहेगा। तो मिट्टी में इन सारे पोषक तत्वों का जो कॉम्बिनेशन है उसको जो बताने वाला इसमें इंडिकेटर है, आप 3 नंबर पे देखिएगा, जैविक कार्बन बोल के लिखा हुआ है, ठीक है। 3 नंबर पे जैविक कार्बन है। तो जैविक कार्बन एक मिट्टी का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है पीएच के बाद, क्योंकि पीएच क्या है हमारा स्वास्थ्य बताता है। पीएच यदि ऊपर नीचे रहेगा तो हम कितना भी पोषक तत्व डालेंगे पौधा ले नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो आपका क्या है, जैसे शरीर में फैट होता है, ठीक है, मोटा आदमी कोई होता है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं ना कि 3-4 दिन नहीं भी खाएगा तो ये चल सकता है, बॉडी क्या है वो फैट से अपना एनर्जी लेगा। वैसे ही आपके मिट्टी में यदि जैविक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा तो हमें और भी अलग से पोषक तत्व डालने का जरूरत नहीं है, वो पौधा वहाँ से ले लेगा। लेकिन हमारा जो आज का जो एवरेज वैल्यू है, आप लोग 5 मिनट का ही समय लेंगे, शांति रखिए। जो एवरेज वैल्यू है हमारा मिट्टी में जैविक कार्बन का वो यहाँ पे 0.5 से कम है, यानी लोअर लिमिट में है। हमारा इसका मीडियम रेंज है 0.5 to 0.75, लेकिन हमारा वैल्यू क्या है लोअर साइड में 0.5 से कम है। यहाँ का मिट्टी का हम देखें तो करीब 75% मिट्टी 0.5 से कम है ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और एक केवल औरंगाबाद जिले का नहीं है, पूरे बिहार बनस्पति ये पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि हमारा जैविक कार्बन का जो मात्रा है मिट्टी में वो दिनों दिन घटते जा रहा है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। तो हमें जैविक कार्बन को अपने मिट्टी में बढ़ाना है, तो उसके लिए अभी डिस्कशन किए कई लोग कि जैविक खाद का प्रयोग करना है। जैविक खाद का प्रयोग आप तब करिएगा जब आपके यहाँ पे मवेशी होगा, लेकिन आज के समय में वो भी एक चैलेंज है कि मवेशी ही नहीं है। तो इसका जो अल्टरनेटिव मीन्स है, जो अल्टरनेटिव साधन है वो दिया गया है कि आपको हरित खाद का प्रयोग करना है। हरित खाद का प्रयोग आपको पहले भी कई मीटिंग्स में यदि अटेंड किए होंगे तो पता होगा, या ये 7-8 से ही पढ़ाया जाता है किताबों में, भूगोल के सब्जेक्ट में आता है हरित खाद क्या है। इसमें जो भी दलहनी पौधा है, जैसे कि आपको ढांचा इसमें रिकमेंड किया गया है, मूंग किया गया है, सनई किया गया है, ये मेन 3 मेजर है। इन पौधों को आपको गेहूँ कटने के बाद खेतों में लगाना है और धान लगाने से पहले उसको खेत में पानी कर देना है, ठीक है। इसको हरित खाद बोलते हैं। ये आज के डेट में सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप अपने मिट्टी का जैविक कार्बन बढ़ा सकते हैं। और यदि आप जैविक कार्बन बढ़ाएंगे तो आपको अलग से बाकी पोषक तत्व देने का जरूरत नहीं, उसमें सारा होता है। जैसे कि अभी हम एक कार्ड उठाए हैं आपका आप ही के औरंगाबाद ब्लॉक का है, इसमें सल्फर और जिंक का भाव ग्रस्त में आ रहा है। जैसे बताए थे ना अभी वैज्ञानिक बंधु बता रहे थे कि ATM के तरह है कि यदि हम पैसा डालेंगे उसमें तभी निकाल सकते हैं। तो हम इसमें क्या है डाल तो रहे हैं केवल नाइट्रोजन फॉस्फोरस। कुछ किसान हैं जो पोटास भी डालते हैं, बहुत कम किसान हैं जो पोटास का उपयोग करते हैं। आपके बीच में कितने किसान हैं जो पोटास डालते हैं अपने खेत में? डालते हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो जागरूक किसान हैं वही लोग ज़्यादा आए हैं, तो इसलिए कुछ परसेंटेज दिख रहा है। यदि हम डाल रहे हैं तो अच्छी बात है,
क्योंकि एक रेशियो दिया गया है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का 4:2:1 का, वो एक मेंटेन करिएगा जिसको संतुलित उर्वरक प्रयोग कहते हैं। तो संतुलित उर्वरक यदि हम प्रयोग करते हैं तो आपका मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति वो बना रहेगा। उसके साथ ही जैसे कि बाकी के और भी 3 तो हम डाल लिए, बाकी बच गए आपके 17 में से 14, तो वो 14 कहाँ से आएंगे? तो जैविक कार्बन से आते हैं। हमें दिखा रहे हैं कि इसमें अभावग्रस्त है, तो अभावग्रस्त क्यों है? क्योंकि हम कभी उसमें डाल ही नहीं रहे और जैविक कार्बन भी हमारा दिनों दिन घट रहा है। तो अभी ये सिचुएशन आ गया कि जिन जिन चीज़ों का कई क्षेत्रों में कहीं जिंक का कमी है, कहीं बोरन का है, कहीं सल्फर का है, ये 3 का मेजर देखने को मिल रहा है। तो हमें इसको भी अलग से डालने का जरूरत है अभी के समय में। लेकिन यदि हम अपने जैविक कार्बन को बढ़ा लेते हैं तो इनको अलग से डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पौधों में जो क्लासिफिकेशन है 17 में भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का है। कुछ पोषक तत्व हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए जिसको कि आपको डालना ही पड़ेगा, इसमें NPK होता है। और बाकी के जो बच गए 14 उनको आप सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, तो उनको आप नहीं भी डालेंगे यदि जैविक कार्बन आपके खेत में, तो वहाँ से उनको पूरा हो जाएगा। तो हम आज की इस मीटिंग से, आज के इस कार्यक्रम से उम्मीद करेंगे कि आप लोग हरित खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। गेहूँ के बाद आपका खेत खाली रहता है तो उसको खाली न छोड़ के उसमें यूज करें। तो उसके लिए सरकार भी योजना लाई है, हरित चादर योजना का। हमारे यहाँ पे स्टाफ भी बैठे हुए हैं, कृषि समन्वयक ATM BTM भी है। तो हरित चादर योजना यहाँ पे चलाया गया है सरकार की तरफ से। इसी को देखते हुए कोई भी योजना आता है तो उसके पीछे काफ़ी स्टडी होता है। उस स्टडी में देखा गया कि जैविक कार्बन मात्रा घट रहा है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सरकार योजना लेके आई है हरित चादर का। उसके बाद से वर्मी कंपोस्ट निर्माण का योजना भी जिला में चल रहा है। उसके लिए अभी एप्लीकेशन क्लोज हो गया, 30 तारीख तक था। हमारे पास एप्लीकेशन टारगेट से ज़्यादा आए हैं और उसमें औरंगाबाद का ज़्यादा नंबर है। तो हम उम्मीद करेंगे अभी वर्क ऑर्डर कोदी में ये आज या कल में चला जाएगा। आपको हमारे स्टाफ भी यहाँ बैठे हैं, इनसे रहेगा कि वर्क ऑर्डर जाते ही आप उनका वर्मी कंपोस्ट किट बनवाएं। किट बनवाने में सरकार उसमें सहायता भी दे रही है। एक वर्मी कंपोस्ट किट से 5,000 रुपये का अनुदान है, तो आप उस अनुदान का लाभ लीजिए। सरकार इतने पैसा क्यों खर्च कर रही है? ताकि आगे चल के जो हमारा पीढ़ी है वो इस मिट्टी पे आसानी से खेती कर सके, और कोई पर्पस नहीं है। जैसा कि बताया गया कि बीमारी बढ़ रहा है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा, हमारा भी स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो उसी मिट्टी से आ रहा है। तो इसलिए हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को देखते हुए हरित चादर योजना है, जैविक में वर्मी कंपोस्ट निर्माण का योजना है, तो इनको भी लाभ मिले है। तीसरा हम जो आ रहे हैं इसके मेन एस्पेक्ट है कि कुछ आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का कमी है उसका भी प्रयोग करें, क्योंकि अभी हमारा जो कम हो गया उसमें डालना ही पड़ेगा। क्योंकि जैविक कार्बन जैसे अभी सर बता रहे थे कि 1 इंच मिट्टी बनने में कई हज़ार साल लगते हैं। ठीक है, मिट्टी जो बनने का प्रोसेस है हज़ारों साल में खेती योग्य भूमि बनता है। वैसे ही जो ये जैविक जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये भी डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में बनता है, तो इसमें भी समय लगता है। तो आप कई सालों तक ये प्रैक्टिस करेंगे तब जाके वो इम्प्रूव होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मिट्टी जांच कराने के बाद जो चीज़ों का कमी बताया जा रहा है वो आपको खेतों में डालना है। कितना डालना है उसको इस कार्ड में नीचे में बताया गया है। जितना आपका ज़मीन है उसमें कितना पोषक तत्व है उसके अकॉर्डिंग कितना खाद डालना है। फिर हम आते हैं इस कार्ड के पीछे के एस्पेक्ट पे, जो कि आज का एक गलत मतलब मुद्दा है जैविक का। तो इसमें जैविक फर्टिलाइजर का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी काफ़ी कम स्केल पे, लेकिन लोग बढ़ा रहे हैं। कुछ सरकार कई जिलों में ये भी योजना चला रहा है जैविक खेती का, परंपरागत खेती का, जो अभी इस जिले में नहीं है, लेकिन बिहार के अभी 23 जिलों में पायलट बेसिस पे चल रहा है। पहले 13 जिलों में आया था, फिर उसको 10 जिलों में और बढ़ाया गया। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ औरंगाबाद में भी हो। तो इसमें पर्पस क्या है ओवरऑल कि आपको ये जागरूक करना है कि हम क्या है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग धीरे धीरे कम करें। ऐसा नहीं कि अचानक से बंद कर देंगे। अभी श्रीलंका एग्जाम्पल है, वो वहाँ पे सरकार ने अचानक से ही सारे रासायनिक उर्वरक पेस्टिसाइड सब बंद कर दिया। वहाँ पे स्थिति ये हो गया कि भूखमरी का समस्या आ गया, फूड क्राइसिस क्रिएट हो गया, क्योंकि हमारा जो मिट्टी है वो उस पर एडॉप्ट हो चुका है रासायनिक खादों पे। तो धीरे धीरे ही जैविक की तरफ जा सकते हैं, और इतना हमारे पास रिसोर्स भी नहीं है कि हम पूरे रासायनिक को बंद करके पूरा जैविक कर दें। तो जैसा बताया गया आपको पहले भी कि आपके पास मान लीजिए कि 10 बीघा ज़मीन है, तो आप 10 कट्ठा में ही करिए, उसको प्रयोग के तौर पे करिए। आप देखिए फायदा हो रहा है तो अपने आप उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप उसको करिए। साथ ही अभी हमारे वैज्ञानिक बंधु का अभी इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस किए थे SSP का। अभी हम जिलों में अभी जैसे ही गेहूँ का बुआई शुरू होगा,
डीएपी के लिए कई जगह धरना प्रदर्शन हो जाएगा। डीएपी नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा दाम में मिल रहा है, कई सारी चीज़ें आती है। रीज़न क्या है, उसका अल्टरनेट सोर्सेज दिया गया है। डीएपी में क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, बस 2 ही पोषक तत्व है। आप एनपीके जितना बाजार में मिल रहा है, आप देखिए उस सब में नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, आप डीएपी की जगह उसका यूज़ कर सकते हैं। खास करके जो दलहनी और तेलहनी पौधा है उसमें आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ करिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम और सल्फर अलग से एडिशनल है, जो कि दलहन और तेलहन पौधों के लिए ज़रूरी भी है। तो अभी जैसे कि प्रयोग में बता रहे थे कि पाउडर उड़ता है, तो उसके लिए भी सरकार सुविधा दी है कि वो SSPB ग्रेन्यूल के फॉर्म में है, दाने के फॉर्म में है, दोनों फॉर्म में पाउडर भी है और दाना भी है। तो आप उसको यूज़ करिए। किसी भी तरह से पौधों को क्या पोषक तत्व मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो कई लोग इसमें मांसाहारी हैं, कई लोग शाकाहारी हैं। सोर्स क्या है भाई, हम मीट क्यों खाते हैं कि हमको प्रोटीन मिलेगा। कई लोग जो शाकाहारी हैं तो मीट के बदले दूध, पनीर, मशरूम वगैरह खा रहे हैं। मशरूम पहले लोग नहीं खाते थे, लेकिन आज के डेट में धड़ल्ले से बाजार में अवेलेबल है। क्यों है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलन में आया है। वैसे ही आपको ये चेंज करना पड़ेगा। डीएपी कई सालों से 15 पीढ़ी के बाद भी लोग खेती करेगा, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है। इस पर हम फिर से एक बार बाद में आएंगे, जो आपको हम थोड़ा डिटेल्स बताएंगे कि उसके लिए सरकार क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है। उसमें एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, भारत सरकार का स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसमें कि भारत सरकार हर साल एक टारगेट फिक्स करती है स्टेट को, स्टेट से जिला को, जिला से हम लोग ब्लॉक को देते हैं। तो उसमें एक फिक्स टारगेट है, हमारे लैब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जिला में एक लैब है तो कितना जांच कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट दिया जाता है, और उस टारगेट को हम अपने कृषि समन्वयक ATM BTM किसान सलाहकार के माध्यम से उसको सैंपलिंग करवाते हैं। फिर सैंपलिंग होने के बाद लैब में आता है और जांच होकर आपको एक मौजूदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में मेनली होता क्या है कि आपके खेत में अभी क्या क्या पोषक तत्व है, कितना क्वांटिटी में है, और जो उसमें आप अगला फसल ले रहे हैं उस फसल में आपको कितना उर्वरक का प्रयोग करना है वो उसमें बताया जाता है, ताकि जितना पौधे को चाहिए हम उतना ही उर्वरक का प्रयोग कर सकें। साथ ही आपको उसमें आपके सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन का मात्रा कितना है, आपका pH कितना है, ये सारा चीज भी उसमें कार्ड में बताया जाता है। तो हम डिटेल्स में कार्ड के बारे में फिर से बात करेंगे अभी उद्घाटन सत्र के बाद। तो अभी के लिए यही था कि इस कार्यक्रम को मनाने का, जो वर्ल्ड सॉइल डे हम लोग विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम अभी से जागरूक होकर अपने मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि वो हमारा ध्यान रख सके। बोला गया है कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम सोचते भी हैं, और खाना में जो चीज आएगा वो मिट्टी से आना है, क्योंकि पौधा सारा पोषक तत्व मिट्टी से ही लेता है। तो यदि मिट्टी में पोषक तत्व होगा तो आपके पौधे में रहेगा, पौधे में होगा तो हमारे शरीर में होगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो क्या बोलते हैं स्वागत कार्यक्रम का स्वागत भाषण है, इसको हम कंक्लूड करेंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए सम जी को माइक करते हैं। तो इसमें अभी हमारे बीच कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक भी आ गए हैं और सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो आपको ये विशेष तकनीकी जानकारी देंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। अभी हम लोग मिट्टी के बारे में बहुत देर से चर्चा हो रही है, जो मनाया जा रहा है। आप जानते हैं 1 इंच अगर मिट्टी को हम बनाना चाहें कितना समय लग जाता है, उसकी गुणवत्ता को सुधारना है तो अहम बात है। जिससे मान लिया कि मिट्टी हमारी खेत का मोटाई ना है और उसमें 1 इंच अगर हम चाहें कि परत ऊपर की लग जाए तो कम से कम 500 से 1000 बरस लगेगा तो 1 इंच मिट्टी का लेना कितना ले। अब आप ये चीज़ के आकलन कर लें कि हमारी जो मिट्टी है वो कहाँ पे जा रही है, तो उठाता है। और ये भी स्थिति कहाँ आ गया कि पहले हम लोग के यहाँ हर चीज़ का सुविधा हो गया, और सुविधा जिसका होगा वहाँ पे दुविधा जरूर उत्पन्न होगा। सुविधा क्या हो गया कि पहले हम लोग के यहाँ सभी घरों में बैलों से खेती होता है, तो सभी घरों में 4-5 जानवर होते थे, बैल हुआ करता था, उसका गोबर के भंडारण बहुत ज़्यादा होता। एक साल हम इस खेत में डाले, एक साल उस खेत में डाले, मतलब हर सभी खेतों में 2 साल 3 साल का नंबर आ जाता था। दूसरा हम लोग यहाँ जलावन के लिए ज़्यादातर लकड़ी या गोईठा का प्रचलन था, राख भी एकत्रित होता। लेकिन अभी की स्थिति क्या हो गई कि हम लोग यहाँ गांव में भी देखने पे बहुत से दरवाजा ऐसा है जहाँ के गाय जानवर नहीं,
आ गया, ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया। दूसरा क्या हुआ कि गैस आ गया। तो अब राख कोई दवा भी आप लोग को छिड़कना पड़ता है, कोबरा में कोई भी दवा, तो राख को खोजना पड़ेगा, राख कहाँ से लाएंगे, उसमें मिला करके हम दवा डालें। तो ये दो चीज दिक्कत हुई। तीसरा सुविधा क्या मिल गया कि जहां हम एक एक टेलर या बैलगाड़ी से हम उस मटेरियल को ले जाके खेतों में डालते थे, अब हमको 45-50 किलो में बोरी में खाद है। पहले हम लोग बचपन में थे, आपके यहाँ भी यही प्रचलन होगा कि सुबह के 2 पर 3 पे 4 पे लोग दूसरे का दरवाजा ताकते थे किसके घर से धुआं निकल रहा, और एक वो चिपड़ी गोईठा लेके आग मांग के लाते थे। तब जाके उस मतलब एक काठी माचिस का जो तीली है उसका महत्व कितना था उस समय, ऐसे ज्यादा नहीं 20 साल पहले देखे। लेकिन 20 साल में क्या हुआ कि हमारे पास थोड़ा कहीं बाहर गए, कुछ पैसा आया, कुछ सुविधाएं बढ़ी, और उसमें सबसे बड़ा जो सुविधा मिल गया जो हमारे मिट्टी के लिए। तो इस मिट्टी को बचाए रखना ही उतना ही जरूरी है जितना कि आने वाले भविष्य में हमारे लड़के या नासिक होते जो भी आगे आने वाले समय। बहुत से गांव में हम लोग जाते हैं, जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि हम लोग तो चना मटर खा खा करके बड़े हो गए, लेकिन आज का लड़का तो चना मटर करेला खाता ही नहीं। तो इसमें गलती किसका है? आपके तो जो बाबा हैं इनके तो पिताजी चना बोए, मटर बोए, इनको खिला दिए, लेकिन नई पीढ़ी आने वाली उसको चना किसके खेत में बुआ रहा कि लड़का चना खाएगा। अभी जो भी आप हरी सब्जी की बात करते हैं, अब धान में मान लीजिए कि कोई भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, आज ऐसे ऐसे टमाटर या हरी साग सब्जी में दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि सीधे हमारे शरीर को उसका दुष्प्रभाव आ रहा है। कीड़ा की बात करें, पहले हम लोग कीड़ा किसी के खेतों में जाते थे, तोड़े और बिना धोए भी हम लोग पोछ पाछ के खा लेते। मूली आदमी किसी के खेत में 2-4 उखाड़ के खाते हुए चल देता। लेकिन आज की परिस्थिति ये नहीं गवाही दे रहा है कि बिना धोए हुए किसी भी साफ सब्जी को आप खा। उसमें सबसे बड़ा एक रोल है आपके टमाटर का। टमाटर में कोई छिलका ही नहीं होता है क्या? उसका छिलका छक्को से कोई निकालता है? नहीं निकालता। लेकिन आज की परिस्थिति और ऐसे ऐसे कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है कि हम लोग को कच्चा टमाटर खाना छोड़ना पड़ेगा। कोई भी मतलब जो उत्पादन करने वाले हैं, क्योंकि पुराजीत के या विभिन्न नामों से आ रहा है, जो आप लोग धान में डालते हैं, क्लोर के नाम से आता है, 0.4% होता है उसकी मात्रा आपके जब धान में डालते हैं, और 17.8% होता है जो हम हरी सब्जी में डालते हैं। देखिए उसके 44 गुना ज्यादा पावर बढ़ा करके अपन हरी सब्जी में डालते हैं। मिट्टी की जैसे कि सरसों की गंध की बात हमारे अभी मुफ्ती राव साहब बता रहे थे, किसी भी साग सब्जी का आज या खाद्य पदार्थ जो भी है उसका गंध और सुगंध समाप्त हो गया, और जब जिसका गंध और सुगंध ही समाप्त हो जाएगा उसकी गुणवत्ता कितना बचेगा? आप छोटा सा उदाहरण घी का देखिए। आज से 20 साल पहले घी का खराया जाता था तो 5 घर के गाँव में खुशबू की जाती थी, पता चलता था कि आज किनके घर पे घी को खराया जा रहा है। आज पहले का जो हम लोग 8-9 घर का आंगन होता था, 2-3 कट्ठे में घर हुआ करता था, तब 5 कट्ठे दूर तक उसकी खुशबू जाता था। आज हम लोग डिसमिल में घर बन रहा है, 2 डिसमिल 3 डिसमिल, शायद 1 कट्ठा में कोई शहर में जो घर बना ले 3 ताला हो गया तो उसको फ्लैट के नाम से जानते हैं। 2 रूम का हमारा बेडरूम होता है, किचन होता है, और उस किचन में भी अगर आप घी को खराते हैं तो आपके 2 रूम में उसकी खुशबू नहीं जाए। तो क्या हो गया आज हमारे अनाज को? पहले कहा जाता था कि अगर 1 गिलास दूध का सेवन कोई व्यक्ति करता है तो उसको पूरे जिंदगी कैल्शियम का कमी नहीं होगा, कहा जाता था ना। लेकिन आज हमारे गाय भैंस को कैल्शियम खिलाया जा रहा है। अब बताइए, जिस गाय को आप कैल्शियम देंगे वो आपको दूध में कितना कैल्शियम देंगे? सोचने वाली बात है। तो ये सारा जो भी उत्पाद है आज हमारा तैयार हो रहा है, उसमें हम देखें कि गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे कभी अखबारों में 6 महीने का बच्चा का उम्र नहीं हुआ उसको शुगर और बीपी का रोग हो गया। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? कहीं न कहीं जो हमारी अभी की जो संस्कृति या जो प्रणाली आ गई है कि हम सुविधा को देखते हुए 1 बोरा यूरिया 1 बोरा DAP को लेके जाते हैं अपने खेतों में, और आप लोग ध्यान से देखते हम कर रहे हैं कि अगर आपका 22 कट्ठा का 25 कट्ठा का खेत है तो 1 बोरा DAP डालेंगे,
अगर 20 कट्ठा का है तो कौन 5 किलो बोरा खोल के निकालेगा, एक बोरा डाले, और 18 कट्ठा का है तो एक बोरा डाले। तो ये पीढ़ी को बदलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा जो चीज है कि हमको संतुलित मात्रा में भोजन देना है। अगर आप ही को सिर्फ चावल और रोटी बना दिया जाए कि आपके घर में जाए, सुबह क्या है तो चावल डाल दिए, दोपहर में फिर चावल, और रात में फिर बोले कि दाल तो खत्म है, थोड़ा सा चावल ही बचा है, आप कितना दिन इसको खा सकते? क्योंकि यही करते हैं। यूरिया सूर्य में बुआई में भी आधा किलो धान में दे देंगे, निकौनी कराए 2 किलो दे देंगे, पानी आने लगा फिर 2 किलो दे देंगे। लेकिन क्या उसको डीएपी जो फास्फोरस होता है वो आप शुरू में देते हैं, उसके बाद पोटास आप 500 ग्राम या 200 ग्राम देते हैं, क्या उसको बाली निकलने में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा? तो इसलिए हम लोगों को जो भी खाद्य पदार्थ आप देते हैं अपने फसलों को, उसको संतुलित मात्रा में दें, क्योंकि ये भी आपके आज के समय में जो एटीएम मशीन होता है उसी की तरह हमारी देश है। अब उदाहरण देखें कि अगर एटीएम मशीन में कोई व्यक्ति, बैंक के जो कर्मी है, वो अभी मान लीजिए कि 2000 का नोट नहीं निकल, 500 का नोट डाल दे, कोई 200 का डाल दे और 100 रुपये का डाल दे। अगर आप अपना कार्ड लेके जाए और अगर 50 रुपये का आपको नोट निकालने की आवश्यकता है तो क्या 50 का नोट निकलेगा? तो नहीं निकलेगा कि उस एटीएम के मशीन में 50 रुपये का नोट ही नहीं डाला गया। अब आप बोलिए आप अपने खेत में माटी में यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे, तो जब कैल्शियम नहीं डालेंगे तो मिट्टी आपके राज्य में कैल्शियम कहाँ से देगा? और आप कैल्शियम खोदे के हमारे घी में आए, गाय खाए तो उसके दूध में आए, हमारा शरीर मजबूत हो, तो ये संभव नहीं। कोई ऐसा रासायनिक खाद नहीं है जिसमें कि एक ही खाद है, एनपी के नाम से आप लोग जानते हैं या धुरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई नहीं जिसमें चौथा तत्व किसी भी उर्वरक में मिल जाए। आप डीएपी डालते हैं तो 18% आपको नाइट्रोजन मिला, 46% आपको फास्फोरस मिला, बाकी तीसरा कोई तत्व नहीं। तो ऐसे में कोई भी आप कार्बनिक पदार्थ ले लें, गोबर सड़ा हुआ हो, आपका राख हो, कोई भी तत्व अगर मिलाएंगे तो उसमें भले ही कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो, 17 के 17 उसमें पोषक तत्व पाए जाते। और यही पोषक तत्व आज हमारे मिट्टी को भी जरूरत है, क्योंकि जो चटपटाहट आज तेल की गायब हो गई है, वो चटपटाहट जब तक अपने मिट्टी में आप सल्फर नहीं डालेंगे, वो चटपटाहट तेल का नहीं आने वाला है। अगर किसान से कहिए कि आप धुरिया खाद डाल दे तो कर किसान के कहा सर वो तो पाउडर में आता है, छींटने में तो उड़ने लगता है। अब बताइए मतलब इतना भी सुविधा असुविधा हो गया कि हम धुरिया खाद को नहीं डाल सकते, हम राख को गोबर को पूरा खेत में बिखेरते थे, क्योंकि अगर आप धुरिया खाद को डालेंगे तो उसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों अतिरिक्त मात्रा में मिलता है, लेकिन हमको डालना क्या है, डीएपी ही डालेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी हम लोग को 1-2 चीजों को देखना पड़ेगा। ज्यादातर हम नहीं कहेंगे कि आप 10 बीघा खेती कर रहे हैं, सब खेती उसी तरह से करें, लेकिन एक कोई भी बदलाव छोटी सी आग के चिंगारी की तरह होता है, और उसमें कोई एक चीज आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कोई भी भात बनता था, भात कैसे बनता था, हम लोग यहाँ तसली में बनाया जाता था या दाल, और जो हमारे घर की माता बहन होती जब उसका फेन आने लगता था तो कलछुल से चला करके और 2-2 दाने को निकाल कर 4 दाने को टोती थी कि क्या चावल सीझा कि नहीं सीझा। आज बदलाव हम लोग खेती में उसी तरह लाना है कि जो भी जैविक खाद या जो भी संतुलित आहार की बात हो रही है, आप 10 बीघा खेत में मत डालिए, आपको लग रहा है कि हमारा भाई उत्पादन कम हो जाए, लेकिन क्या 5 कट्ठा ऐसा खेत नहीं है आपके पास जिसमें आप बदलाव करने के लिए कुछ सोच सकते हैं? अगर 1 साल करे, 2 साल करे, तो 2 साल में आपको रिजल्ट जब बढ़िया आएगा तो आप खुद अब 10 बीघा खेत में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैविक अपनाने लगेंगे या जैविक खाद का भी आप प्रयोग करने लगेंगे, क्योंकि उसकी लाभ को आपको जानने की जरूरत है। ये रासायनिक खाद कितना देते हैं, हम मुश्किल से देखें कि 25 साल में 21 साल से आज हम लोग यूरिया डीएपी का ज्यादा प्रयोग करते हैं, और वो भी मात्रा कितना था। हम धान के उत्पादन आप लेते थे तो कोई किसान बोलते थे हम शुरू में तो आधा किलो 10 किलो बीघा में यूरिया डाल देते, उसके बाद ये 20 किलो आए, आज 1-1 बोरा यूरिया 1-1 बीघा में पड़ रहा है। बताइए कि जहां आधा किलो से 2.5 किलो प्रति कट्ठा तक पहुंच गए, 5 गुना का वृद्धि हुआ। और अगर यही रफ्तार रहा तो जो 2.5 किलो डाल रहे हैं, अगर इसमें फिर 5 गुना हम बढ़ा दे तो 12.5 किलो प्रति कट्ठा आपको यूरिया डालने की जरूरत पड़ेगी।
क्या संभव है या कोई फैक्ट्री या कोई भी गवर्नमेंट आपको 12.5 किलो के हिसाब से कोई यूरिया उपलब्ध करा दे 10 साल बाद 20 साल बाद? क्योंकि अभी जो आप यूरिया लेते हैं, हमारी केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट सिर्फ रासायनिक खादों के सब्सिडी के रूप में लागू करना है। क्योंकि आप यूरिया लेते होंगे, देखते होंगे, एक तरफ 265 रुपये मूल्य लिखा है, एक तरफ 2250 रुपये लिखा है। तो उसमें जो 2250 रुपये प्रति बैग आपका एक बोरी पर जो सब्सिडी है वो हमारे केंद्र सरकार का देगा, चाहे कोई भी सरकार केंद्र। तो इसलिए आने वाले समय में हम लोग को थोड़ी सी बदलाव करना है कि 5 कट्ठा खेत आप अपने लिए अपने परिवार के नाम से निकाल दें, उसी 5 कट्ठा खेत में हम जैविक अपनाएंगे। सिक्किम राज्य जो है पूरा जैविक की तरफ से घोषित हो गया, वहाँ पे कोई भी रासायनिक खाद रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं। तो हम नहीं कहते कि 10 बीघा में करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय बदलाव में आता है। कोई भी किसान यूरिया को शुरू में नहीं पूरे खेतों में डाल दिया था, कोई 1-2 कट्ठा में डाला, 2 बीघा में डाला, आज सभी जगह ऊपर रहा है। तो अपनी मिट्टी को सुधारने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा और नहीं मिल सकता है। तो क्योंकि हमको भी एक पता होता है हर तरह की मिट्टी एक समान नहीं होती, यहाँ तक कि हर फसल के प्रजाति के ऊपर अलग अलग विशेष लाभ नहीं होता। खेतों में पराली जलाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। अनियंत्रित उर्वरकों का प्रयोग लगातार खेतों में करने से, अनियंत्रित उर्वरकों का प्रयोग लगातार खेतों में करने से वह खेत कभी आबाद नहीं होता, कभी आबाद नहीं होता। हमारे भाई सभी नमस्कार। आज क्यों जरूरत पड़ गया मिट्टी का बचाने के लिए? क्यों हम मिट्टी का बचा रहे हैं? आज से कुछ साल पहले देखिए क्या हरित क्रांति आया। क्यों हरित क्रांति क्यों आया? कि अनाज की हमारे पास कमी थी। मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, इतना अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया। तो क्या हुआ, मैंने तो उत्पादन बढ़ा लिया, और जब उसका रिजल्ट क्या निकला, अनाज तो मैंने बढ़ा लिया लेकिन उसका कुछ गलत परिणाम नहीं निकला। हमारे यहाँ पे बहुत तरह का हुआ, हमारे मृदा का खराब होने लगा। तो आज हमारा समस्या है कि मृदा को कैसे बचाना है। तो मृदा को कैसे बचाना है, ये हम लोग सभी बातें जानते हैं कि रासायनिक उर्वरक का कम उपयोग करें और जैविक खाद का ज़्यादा उपयोग करें। हमारे यहाँ तो क्या है, मृदा तो प्राचीन काल से ये चल रहा है, आज तक कभी खराब नहीं हुई थी। लेकिन हम लोग ने अधिक उत्पादन करने के चक्कर में, हरित क्रांति लाने के चक्कर में मैंने अपना मृदा खराब कर दिया, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग मृदा को बचाने के लगे हुए हैं। अगर मृदा नहीं बचाइएगा तो मृदा के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ उप परियोजना निदेशक आपका हमारे सहायक निदेशक और अन्य पदाधिकारी, साथ ही हमारे किसान भाइयों एवं जनप्रतिनिधि, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज जो विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है, कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसके लिए एक होता है कि याद किया जाए, चाहे वो जन्मदिन हो चाहे जो हो। तो इसी प्रकार मृदा दिवस भी एक याद करने की चीज़ है, और याद किया जाता है जबकि हम लोग उस चीज़ को बिगाड़ देते हैं या भूल जाते हैं। विश्व मृदा दिवस भी 2000 जो बोले सर 14 से मनाया जा रहा है। आज 10वां मृदा दिवस है। इस अवसर पर हम देखें तो हमारी 3 आवश्यकताएं होती है, भोजन, कपड़ा और आवास। तो उसमें मूल है भोजन। भोजन हमको मिट्टी से ही मिलता है, चाहे जो भी रूप हो भोजन का, लेकिन हम उसको मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी अगर खराब हो जाएगी तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, या खराब मिट्टी होगी तो भोजन भी हमारा खराब होगा। तो इस प्रकार जब भोजन खराब होगा, भोजन हम खराब करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। मैंने पूरा
जो चैनल है वो बिगड़ जाएगा। तो हमें मूल रूप से मिट्टी को बचाना है, उसके मूल तत्व को बचाए रखना है, मूल रूप में रखना है। इसीलिए हम लोग ये विश्व मृदा दिवस मनाना शुरू किए। पूरे विश्व में मनाया जाता है और विश्व इसके प्रति चिंतित है कि मिट्टी का स्वास्थ्य जो है बिगड़ते जा रहा है, दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। और खराब करने वाले कौन हैं? हम ही आप हैं। हम आप क्यों हैं? तो जहाँ हम लोग जैविक खाद का पहले प्रयोग करते थे, गोबर का खाद डाला जाता था, पूरा ककड़ साल भर का खेत में डाला जाता था, वो सारी चीज़ ही खत्म है। पहले पुआल गड्ढा में डाल दिया जाता, सड़ता था और साल भर हम लोग खेत में पहुँच जाते थे। हाथ से कटनी होती थी, उसके भी अंश रह जाते थे। लेकिन आज क्या है, हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग? फसल अवशेष को जला देते हैं। जलाना भी एक मजबूरी होता है, भाई हमको जल्दी से बुआई करना है, लेकिन उसके दुष्परिणाम से हम लोग अभी अवगत नहीं हैं। लंबे समय में उसके दुष्परिणाम भी हमें दिखेंगे। फसलों से जलाने से उसमें जितने भी हमारे लाभदायक जीव मिट्टी में हैं वो सब समाप्त हो रहे हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो भी समाप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे मिट्टी का स्वास्थ्य एकदम बिगड़ते जा रहा है। जो हम लोग को प्राकृतिक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें मृदा दिवस के रूप में मनाते हुए मिट्टी को संरक्षित रखना है। इसी के रूप में हमें याद दिलाया जाता है कि मिट्टी को हमें किस प्रकार संरक्षित रखना है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो अभी सर के द्वारा वितरित किया गया, हम इसके एक पार्ट में देख रहे हैं। जैविक उर्वरक का प्रयोग भी अच्छे ढंग से बताया गया है। तो इसका प्रयोग अगर हम लोग करना शुरू कर दें, अब शुरू भी हो गया है, हम देख रहे हैं कि मतलब कम से कम जो गमला में पौधा लगता है, छोटे छोटे प्लॉट में लग रहा है, तो जैविक उत्पाद के रूप में बिक्री होने के चलते, स्वस्थ होने के चलते किसान भाई भी लगा रहे हैं, अपने खाने के लिए ही लगाना शुरू कर दिए। हमें इसे लाभ जिला उद्यान पदाधिकारी, साथ ही यहाँ पर विराजमान सभी जिला के पदाधिकारी, हमारे साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रखंडों से आए हुए हमारे कृषक बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम लोग एक जगह पे सब लोग आए हैं, तो सबको आज हेल्थ कार्ड मिला। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें हेल्थ कार्ड देना पड़े? खेती तो हो ही रही है, खाद भी हम लोग दे ही रहे हैं। थोड़ी सी सोचने की आवश्यकता आज, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग देख के बहुत चीजें सीखते हैं। ऐसा नहीं कि 10 किलो खाद दीजिएगा तो उपज नहीं होगा, या 20 किलो खाद दीजिएगा तो उपज नहीं होगा। बिल्कुल उपज होगा और उसका पैदावार भी खूब बढ़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना मिट्टी की गुणवत्ता रहेगी, ना उपज बढ़ेगा और बीमारी बहुत सारे हो ही जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 10-15 साल आप पीछे जाइए, कभी हमारी माता जी थी सरसों का तेल का ढक्कन खोलती थी, कितना आग में झांस आता। मूली, एक मूली हम लोग नहीं खा पाते थे। गोभी देखिएगा, पहले हल्का पीलापन रहता था, अब तो पूरा सफेद रहता। लौकी में भी वो स्वाद नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? दिक्कत ये है कि हम लोग जो है अंधाधुंध खाद का उपयोग खूब करते हैं। खाद तो कर ही रहे हैं, कीटनाशी का भी कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग किसान हैं ना, हम लोग गाँव देहात से हैं, तो हमारे पास उतना सहन सकता नहीं रहता। हम लोग चाहते हैं कि अभी बीमारी लगा है, अभी सुखी हो। उस परिवेश में हम लोग करते क्या है, जहाँ पे हमको थोड़ा सा दवाई देना हो बढ़ा देते हैं लोग। थोड़ा सा हमको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हेल्थ कार्ड का मतलब ये है, अच्छा आप लोग बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? पड़ते तो हैं सब। डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत कम ऐसे डॉक्टर होंगे। पहले जमाना था जो नर्स देख के बता देते थे कि आपको हमारे एसी किसान बंधु पंचायत समिति सदस्य हम लोग जो एकत्रित में आज के परिवेश में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो हमारी जितनी आवश्यकता है उस
सारी चीज की उत्पत्ति मिट्टी से ही है। इस मिट्टी को बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। हर बिंदु पर आज की इस परिचर्चा में चर्चा हुई। मेरा निवेदन बस यही है कि जो आपने सुना उसको जब तक आप अमल में नहीं लाएंगे, ये चर्चा और परिचर्चा से कुछ और इसकी महत्वपूर्ण कड़ी हमारे किसान, वहीं से इसकी शुरुआत होगी। यदि इस चीज़ को अमल करेंगे और जब 2-4 गांव में अमल करना शुरू कर देंगे, तो समाज में हमारा फैल जाएगा, जिला में फैल जाएगा, और तब हम लोग कह सकते हैं कि सिक्किम जैसा राज्य हमारा बिहार भी है। इसी के लिए हम लोग मृदा के ऊपर विशेष परिचर्चा में शामिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने अच्छे ढंग से हमारे साथियों ने आप लोगों के बीच इसके बारे में बताए, हर एक पहलू को टच किया गया, तो आप यदि इसका 10% भी अमल में ले आएंगे तो आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, और हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं उनका भी कल्याण। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। विशेष मैं आप लोगों को क्या बोलूं, हमारे किसान ही वैज्ञानिक हैं, वो अपना तरीका को थोड़ा सा सुधारें और आप लोगों से हम लोगों को सीखने का मौका मिले। कार्यक्रम की पिता भोजा नारायण सिंह खैराबी, झुल हसन पिता खैराबी, मदन प्रसाद उपदेव प्रसाद खैराबी, खुर्शीद आलम, खुर्शीद आलम, मोहम्मद हसीन खैराबी, सुदामा सिंह, ललिका सिंह, राम जन्म सिंह, दुर्गा सिंह, राम जन्म सिंह, दुर्गा भूमि उनके पास है। जब तक किसान बंधु जो है बताई गई बातों पर अमल नहीं करेंगे, इस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी आए हुए किसान बंधु पदाधिकारीगण इन्होंने बताए